चलिए जो है सबसे पहले हम लोग आज का पॉइंट क्या है, गोलीय, बातचीत नहीं करेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। किताब निकालिए सभी लोग, पढ़ो तो उसको क्या लिखा है, दो इधर किताब, होमवर्क था। अच्छा ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क था ना, अभी हम चेक कर ले रहे हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा, इसका देखिए अगला टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पणों, बातचीत नहीं करेंगे, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए तीन परिपाटी, चलिए लिखते चलिए आप लोग। जो पहले तो होमवर्क पहले बात कर लेते हैं। पहला होमवर्क था अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ये है ना। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन बना के आए हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, कौन कौन लिख के आए हैं बताइए ईमानदारी से। एक लड़की जो है केवल बना के आई है, बाकी कोई भी लोग जो है नहीं बना के आए। क्यों नहीं बना के आए कि ये तो हमारे कॉपी में नोट है, ये है, इसीलिए होमवर्क दिया जाता तो उसको बनाना है और नहीं तो याद करना है कम से कम, ठीक है। और नहीं तो मान लो कि कहिएगा कि है दिखा दीजिएगा, लेकिन हम पूछेंगे और नहीं बोलिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो इसलिए जो है होमवर्क दे दो उसको। अगला क्वेश्चन था कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी, पूजा लिखो ही, लिख लिए। तो जो है अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना, यही ना। तो ई बनाया है कि नहीं बताओ। इसका r बराबर 20 दिया हुआ है तो f बराबर कितना होगा, कितना होगा, 10 होगा ना, 10 सेंटीमीटर होगा। चलो ये तो क्लियर है। अगला प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। कल चर्चा किए थे कि किसके द्वारा जो है बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब क्या बताए थे, बड़ा ना। तो बड़ा किसके द्वारा बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। ऐसे भी याद होगा कि दांत के डॉक्टर लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए करते हैं, तो दांत के बड़ा प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्लियर। अब चलिए, अब जो है चिन्ह परिपाटी, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। देखिए ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है, यही ना, बातचीत नहीं करेंगे। अब इधर की दूरी, ऊपर की दूरी धनात्मक लेते हैं, क्या चीज लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अपना कॉपी में आप ये बना लीजिए। नीचे की दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, कल बता दिए हैं। अब इधर की दूरी लेंगे क्या में, ऋणात्मक लेंगे। जब ध्रुव से इधर चलेंगे तो इधर की जो दूरी होगा उसको ऋणात्मक, ध्रुव से ऊपर चलेंगे तो ऊपर की दूरी क्या, धनात्मक, ध्रुव से नीचे चलेंगे तो इधर की दूरी क्या, ऋणात्मक, और ध्रुव से जब इधर चलेंगे तो इधर की दूरी धनात्मक होगा। उसी प्रकार से इस दर्पण में भी होगा, उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से जो है इस चित्र को अपने कॉपी में बना लीजिए। इधर चलेंगे, पहले इधर चलेंगे तो इधर क्या होगा, हमारा दूरी प्लस में लेना होगा। ऊपर चलेंगे तो भी हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। इधर चलेंगे तो भी क्या, माइनस होगा। इधर चलेंगे तो क्या होगा, माइनस में। बातचीत कर रहा है पीछे लड़का लोका जी, माइनस में होगा। क्या दिक्कत है, देखिए ज्यादा बातचीत नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें जो है होता क्या है कि अगर अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी या इसी को बोलते हैं बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी जो है ना हमेशा क्या होता है, बिंब की दूरी को u से सूचित करते हैं। पहले तो क्या से सूचित करते हैं, u से सूचित करते हैं। याद करके रखना है कि वस्तु दूरी या बिंब दूरी एक ही होता है, इसको क्या से सूचित करते हैं, u से सूचित करते हैं। अभी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है,
तो वस्तु तो यहाँ पर होता है, हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है वस्तु ना, तो दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है, तो यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ से जो है P से इसकी दूरी क्या होगा, तो इधर माइनस में होगा ना, तो इसलिए वस्तु दूरी हमेशा जो है क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक होता है। अब दूसरा का चीज आपको समझना है, अगर हम लोग बात करें मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। लिख लीजिए अपना कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होता है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होता है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होता है, ये होता है ऋणात्मक होता है। मुख्य अक्ष से इधर की अगर दूरी नापेंगे इधर का, तो इधर वाला दूरी कहाँ में लेंगे हम, माइनस में लेंगे, और अगर इधर का दूरी नापेंगे, ऊपर का दूरी नापेंगे, तो ऊपर वाला दूरी कहाँ में लेंगे हम, प्लस में लेंगे। कल ये सब समझाए थे, समझ में आ गया था ना, और आज भी समझ में आ रहा होगा कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी नापेंगे तो प्लस में, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी नापेंगे तो माइनस में होता है। और देखिए, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दर्पण के पीछे की दूरी, दर्पण के पीछे की दूरी, पीछे का है तो दाईं ओर ना दूरी, यानी कि दाईं ओर की दूरी, कोष्टक में लिख लेना, दाईं ओर, दर्पण के पीछे की दूरी यानी दाईं ओर की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अगर दर्पण के दाहिने ओर चलेंगे, इस ओर चलेंगे, या इसमें भी इस ओर चलेंगे, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर इस ओर चलेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। दर्पण के उस ओर चलेंगे तो इधर क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए धनात्मक का चिन्ह दिया हुआ है, इधर ऋणात्मक का चिन्ह दिया गया है। अब एक दो पॉइंट और समझना है, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या किधर रहता है, इधर रहता है ना, तो इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या इधर होता है, फोकस दूरी भी इधर होता है, बाईं तरफ होता है। तो पहले भी आप लोग पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को ऋणात्मक लेते हैं और इसको भी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक लेते हैं। तो क्यों ऋणात्मक लेते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, यह जो है दर्पण के बाईं ओर बनता है। और आप लोग कार्तिकीय तल में पढ़े होंगे कि इस पर एक्स अक्ष के एने वाला भाग पर अगर कोई दूरी नापा जाता है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। इसलिए यहाँ पर जो है क्या लिखने वाला बात है कि अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक ऋणात्मक बढ़िया से समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग जो है आगे अभी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, इसका वक्रता त्रिज्या इधर होता है, फोकस दूरी भी इधर होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की हम लोग बात करेंगे। उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी धनात्मक होती है।
धनात्मक होती है। लिखिए जल्दी जल्दी से। और जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है एग्जाम में 1 नंबर वाला में कोई भी घुमा के पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, इसलिए ही आपको लिखा है। जैसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, तो वस्तु दूरी हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक लिया जाता है। पूछा जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सब क्या होता है, ऋणात्मक। क्या है कि इधर सी और एफ दोनों रहता है ना। और उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक, तो उत्तल दर्पण में एफ इधर होता है, आर इधर होता है। तो इसलिए जो है क्या हो, तो आप यहाँ पर लिख भी लेना। ये मान लीजिए सी है, मान लीजिए ये सी है और ये क्या चीज है, एफ है। इसमें भी वैसा ही होगा। यहाँ मान लीजिए सी है, यहाँ है एफ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी एफ, छोटा एफ से यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है, आर से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ की दूरी को छोटा एफ से और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। चलिए चिन्ह परिपाटी में जो है इतना ही आपको समझना, ज्यादा नहीं। चिन्ह परिपाटी समाप्त हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंडीशन आपको याद करना है चिन्ह परिपाटी में। कि पहला वस्तु दूरी या बीम की दूरी क्या होता है, यू होता है, जो हमेशा क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दर्पण के पीछे की दूरी, दर्पण के पीछे का है तो एने होता है, दाहिने ओर, ठीक है। तो दाईं ओर की दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। लिख लिए सभी लोग, क्लियर। अब देखिए आगे हमको दर्पण सूत्र पढ़ना है। लिख लिए थे ना सभी लोग। दर्पण सूत्र में क्या चीज दिया हुआ है कि वस्तु की दूरी यू, वस्तु की दूरी यू। देखिए वस्तु की दूरी बोलेंगे या बीम की दूरी बोलेंगे, दोनों एक ही होता है, ठीक है। वस्तु दूरी बोले तो भी या बीम की दूरी बोले तो भी वो एक ही होता है और इसे यू से सूचित किया जाता है। तो वस्तु दूरी यू, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी भी तथा फोकस दूरी एफ के बीच एक संबंध स्थापित किया गया है, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं। पहले आप लोग ना ये तो लिख ही रहे होंगे, लिख रहे हैं ना, ऊपर दर्पण सूत्र लिख लेना, जगह होगा तो लिखना। पहले ही था दर्पण सूत्र।
आप लोग ये जो है ना मुख्य पॉइंट यही चल रहा है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र पूछा जाएगा कि क्या है, तो वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच एक संबंध स्थापित किया गया जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, क्या लिखना है, दर्पण सूत्र क्या है, तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच एक संबंध स्थापित किया गया है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। लिख लिए सभी लोग। अब होता क्या है उसको देख के लिख लेना है। होता है 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f, यही है दर्पण सूत्र। इसको इस प्रकार से कोष्टक में बंद कर लेना। लिखिए जल्दी जल्दी से, क्या है दर्पण सूत्र, तो 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f, इसी को दर्पण सूत्र कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र लिखिए तो आपको यही वाला सूत्र लिखना होगा, 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f। और u, v और f क्या चीज होता है, तो u होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और f होता है फोकस दूरी। समझ में आ रहा है सब लोगों को। अलग से इसको लिखाने की जरूरत नहीं ना है कि अलग से चलो लिखा देते हैं कि v क्या है, बातचीत नहीं करेंगे, v क्या है लिखना नहीं, आपको समझा रहे हैं फिर से दोबारा कि v क्या है, तब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो लिखा हो ना प्रतिबिंब की दूरी v, तो दोबारा नीचे लिखने क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि v क्या चीज होता है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है, बिंब की दूरी, f क्या होता है, फोकस दूरी। वैसे भी पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि f को फोकस दूरी बोलते हैं, v को प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, u को बिंब की दूरी बोलते हैं। और इसी के बीच एक संबंध स्थापित किया गया जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तो अब से आपको जब दर्पण सूत्र कोई भी पूछे कहीं एग्जाम में या कभी भी जरूरत पड़े, तो दर्पण सूत्र आप क्या बोलिएगा, 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f। क्लियर। अब जैसे देखिए इसमें ऐसे दिया हुआ रहेगा, इसका उपयोग क्या है इस सूत्र का, तो उपयोग ऐसा है कि लिखा हुआ रहेगा किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर कोई वस्तु है और उसका बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो। तो आपको फिर उसको बनाना पड़ेगा कि जो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकलेगा। जैसे समझिए यहाँ पर हम इसका एक जो है ना बता देते हैं उपयोग, दर्पण सूत्र का उपयोग क्या है। जैसे मान लीजिए कि mn एक दर्पण है, mn दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसका ध्रुव यहाँ पे है और a इसका मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष यहाँ पर मान लीजिए कि C है और यहाँ पर मान लीजिए F है। ध्यान से समझिए। अब बोला जाएगा कि कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है, तो और इसकी दूरी जो बोलेगा वक्रता त्रिज्या यहाँ से तो r बोलते हैं ना, r बोलते हैं। और कहेगा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा कि यदि, प्रश्न देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर रखी गई है तो उसके बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ज्ञात करें यदि दर्पण का वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो। बातचीत नहीं करेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो आपको इस सूत्र पर बैठाना है
तो सूत्र पर कैसे बैठाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है तो इसको पढ़ेंगे फिर से कि क्या चीज दी। यदि कोई अवतल दर्पण, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर रखी गई है, देखिए चित्र में भी बना दिया है कि कहाँ पर वस्तु रखी गई है, वक्रता त्रिज्या पर। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है, रखी गई है। तो उसके बढ़ने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है, वो पता चल गया। हमको क्या ज्ञात करना है? भी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी। अभी तक पढ़े तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए पता चला? प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछा है। तो इसमें ऐसे लिख लेंगे कि हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यदि दर्पण का वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, दिया क्या है? तो r बराबर दिया है। वक्रता त्रिज्या को क्या से सूचित करते हैं? r से। वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। अब प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, आपको दिमाग लगाना है कि जो है वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है तो इसका प्लस में 30 लिखेंगे कि माइनस में 30 लिखेंगे? बताओ। तो अवतल दर्पण है इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। यही माइनस प्लस बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि माइनस कहाँ से आ गया। तो माइनस कहाँ से आ गया? जब अभी चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे ना, तो वहीं से आ गया। चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़े थे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख लिए? माइनस। अच्छा बताइए वस्तु की दूरी कितना होगा तब? बिंब की दूरी दिया है कि नहीं? बिंब का है या वस्तु का? एक ही होता है। बिंब या वस्तु की दूरी क्या से सूचित करते हैं? u से। बराबर कितना दिया हुआ है? तो देखो कहां पर वस्तु रखल गया है? तो वक्रता पर रखल है। तो वक्रता केंद्र पर रखल है, तो वक्रता त्रिज्या 30 है, तो वस्तु की दूरी भी तो 30 ही होगा ना। आपको यहाँ पर सोचना है कि वक्रता त्रिज्या पर रखल है, वक्रता केंद्र पर रखल है। तो वक्रता केंद्र पर रखल है तो सी पर रखल होगा, और सी और पी के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। तो जितना आर होगा उतना ही वस्तु की दूरी होगा। तो वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। और आर कितना दिया हुआ है? 30, तो 30 सेंटीमीटर होगा। लेकिन प्लस में लेंगे कि माइनस में? तो वस्तु इधर है ना, दर्पण से इधर है ना, तो इधर की दूरी हमेशा क्या लेते हैं? माइनस में। तो माइनस 30 सेंटीमीटर। अब हमको जो है v बराबर निकालना है। v बराबर वाट है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। इसमें f है, नहीं है ना, तो f पहले निकाल लेंगे। f निकालने सबको आएगा। कहाँ कौन से निकालेंगे? तो r से निकालेंगे कि r बराबर फॉर्मूला होता है कि r बराबर जो है 2f होता है ना। तो f बराबर भी फॉर्मूला होता है r बटा में 2। तो इसलिए निकालेंगे। इसलिए फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? r बटा में 2। तो अब f बराबर कितना आ जाएगा? तो कितना दिया है? 30 दिया हुआ है ना, बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर f आ गया। तो अब हम भी निकाल सकते हैं आराम से। अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f। तो v का मान कितना दिया हुआ है बताइए? तो v का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए v हम लोग va लिखेंगे। प्लस u का मान कितना दिया हुआ है देख के बताइए? तो -30 दिया हुआ है ना, तो -30 लिख लेंगे बराबर 1 बटा में f का मान कितना दिया हुआ है? -15, तो -15 लिख लेंगे। अब इसको जो है हल करेंगे तो 1 बटा में भी, देखिए हर कभी ऋणात्मक नहीं होता। आप लोग पहले से पढ़ते हो कि हर कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये माइनस का चिन्ह और यहाँ प्लस का चिन्ह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के बाद यहाँ पर 1 बटा में 30 बराबर ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1 बटा में 15 हो जाएगा। 30, अच्छा 3 लिखा गया, हो गया। अब देखिए आगे 1 बटा में v बराबर ई माइनस में हमको v निकालना है, तो v इधर रख करके बाकी सबको उधर ले जाना होगा। तो ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 बटा में 30 प्लस में, और ई माइनस में तो इधर तो माइनस में ही रहेगा ना,
इसको चेंज नहीं कर रहा है, ये जहाँ है वही बेचारा लिखा रहा है, तो इसलिए इसका चिन्ह जो है प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ। लेकिन ई जो है LHS से उधर गया RHS में, तो इसलिए इसका माइनस प्लस में हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, भी इनका घटाव करेंगे, तो 1/v बराबर 15 और 30 का लौसा निकालेंगे, तो कितना होगा 30 होगा। 30 से का 30 यानी 1 माइनस इसमें लगाइए तो कितना होगा 2, तो 1/v बराबर माइनस 1/30, माइनस 1/30। तो अब देखिए v बराबर आ गया, नहीं आया है अभी 1/v बराबर आया है। आपको v ऊपर होना चाहिए तब v बराबर आएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसके अंश को हर और इसके भी, अगर कोई भी भिन्न दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ तो समीकरण में बराबर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है। या तो इसको तिरछा से गुना कर दो, v को 1 से गुना कर दो और 30 को 1 से गुना कर दो, हो गया। तब v को 1 से गुना करेंगे तो v हो जाएगा, और 30 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और माइनस में लगा दीजिए, तो v बराबर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। देखिए इसको 30 कैसे आया v बराबर, तो यहाँ से समझिए कि इसको 1 से गुना कर दिया और इसको 30 से गुना कर दिए, तो v बराबर 30 हो जाएगा कि नहीं, 3 गुना कर दिया। और नहीं तो वो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये समझो कि v को ऊपर कर दिए और 1 को नीचे कर दिए, तो वैसे 30 को ऊपर कर दिया और 1 को नीचे कर दिए, तो हो गया हमारा v बराबर क्या हो गया -30। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, कि कितना दूरी पर बनेगा, तो माइनस, अब मैंने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, -30 सेंटीमीटर दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों लगा है उस चिन्ह के लिए पता चलेगा कि दर्पण से इस पार प्रतिबिंब बना कि दर्पण से इस पार प्रतिबिंब बना। तो बताइए ये जो प्रतिबिंब है दर्पण से इस पार बना होगा कि इस पार बना होगा, मैंने बाईं ओर या दाईं ओर, इधर को बाईं ओर कहते हैं, उधर को दाईं ओर कहते हैं ना, तो बाईं ओर बना होगा। माइनस का चिन्ह यही सूचित करता है कि दर्पण का प्रतिबिंब जो है किधर बना होगा, बाईं ओर प्रतिबिंब बना होगा। सबको समझ में आ गया, ये माइनस का चिन्ह बताता है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनी है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी भी, वस्तु जहां था वही ना बन गया, वस्तु दूरी भी 30 सेंटीमीटर सा, देख लीजिए यहाँ पर वस्तु दूरी भी 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर। और वैसे भी हम लोग पढ़े कि वक्रता त्रिज्या पर जब वस्तु होता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता त्रिज्या पर बनता है, इसीलिए देखो दोनों 30-30 आया। चलिए अब जो है अपना कॉपी में इसको लिखिए जल्दी जल्दी से। अब जो आवर्धन क्षमता बचा हुआ है उसको अभी कुछ देर बाद देखेंगे, इसको जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिया जाएगा, आपको ज्ञात करना होगा, एफ ज्ञात करना होगा, किसी का आर ज्ञात करना होगा, या किसी का यू या पी, तो ये इस सूत्र से हो जाएगा।
और जो है पूरा लिखना है, प्रतिबिंब की दूरी धी से और वक्रता त्रिज्या आर से, तो पूरा लिखना है। अब जब आपको याद हो जाएगा बढ़िया से प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, तो हिंदी में जो लिखल है ना वो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन अभी आपको याद नहीं होगा, पहला बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हिंदी में भी लिखना है और संकेत भी लिखना है, हिंदी में भी लिखना है, संकेत भी लिखना है। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए, अब थोड़ा सा बच्चा है उसको खत्म करना है। हो गया? स्पीड बढ़ाइए आप लोग। जो है ये आप लोग राइटिंग लिखते हैं कि नहीं घर पे? राइटिंग लिखना है तब स्पीड बढ़ेगा, टाइम भी देखना है ना, नहीं तो आप लोग के स्कूल का भी लेट होता है, समस्या यही है। उज्जवल बड़ी खुश है, क्या बात है? तो क्या हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, और रहना भी चाहिए, हर लोग को खुश रहना चाहिए, तब आपको जो है समझ में भी ज़्यादा आएगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहेगा तो फिर और गड़बड़ा भी जाता है, तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा खुश नहीं रहना है। आज पुष्पा नहीं आई है रे, सो के नहीं उठ पाई लगता है, उठाने गई थी ये सो के नहीं उठ पाई, कल सबसे पहले आ गई थी, लगता है मेंटेन कर रही है, क्या आता है आज घरे रह के। चलिए बना लिए, देखो बहुत लोग बना लिए, बैठना नहीं है, बना लिए तो बैठो मत, इसका प्रतिबिंब भी बना देते हैं आपको, ताकि ये भी बना लेना, बगल में जगह है ना सब लोग का, तो यहाँ पर जब वस्तु होता है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो यहाँ से ऐसे किरण जाता है ना, तो कहाँ से गुजरता है ये बताइए आप लोग? एफ से होकर के जब समांतर जाता है तो कहाँ से निकलता है? एफ से निकलता है, एफ से ऐसे चल जाएगा, और जब ऐसे जाता है जब एफ से जाता है तो किधर से निकलता है? समांतर निकलता है, यहाँ पर ये ऐसे कटना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये एकदम सीधा कटना चाहिए। सी पर वस्तु बनाया तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए चित्र भी बना लीजिएगा। कभी कभी देता है कि आप चित्र के साथ जो है इसका आंसर दीजिए, तो चित्र भी बना लेंगे, रेखा चित्र। एक पर जो है यहाँ पर सी पर जब वो वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है?
चलिए लिख लिए सभी लोग। उल्टी से प्रतिबिंब बनाते रहे, पहले प्रतिबिंब ना खड़ा करना है तो पहले ये लाइन खींच रही है तब ये खींचिए, वैसे बनाना है। पहले बीम जो दिया हुआ रहेगा उसको ना CF ना लिखते हैं, घर जाके वही वाला बना लेना आकृति, घर कॉपी में बनाया हुआ है सबका, ये सब लिख लिया, हिंदी वाला जो ये लिख लिया ना ये सब, ठीक है। प्रतिबिंब घर जाके बनाना, सही सही देख के तनी बनाना, नहीं पता चलता है तो कि वस्तु जब C पर होता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब देखिए जो इससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। जितना भी दर्पण सूत्र से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो उसको आपको पढ़ के देखना होगा कि दिया क्या है, लिख लीजिएगा तो उसमें क्या निकल रहेगा, या तो V निकालना रहेगा, या तो U निकल रहेगा, या तो फिर F निकालना रहेगा। इस तीन चीज निकालना रहता है, तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आवर्धन क्षमता। आवर्धन बातचीत नहीं करेंगे, किधर है, अगला पॉइंट है आवर्धन, जो है क्या है, आवर्धन क्षमता। देखिए परीक्षा में पूछा जाए कि आवर्धन क्षमता क्या है। पीछे कौन बात कर रहा है जी, पढ़ने का मन नहीं है, टाइम पास करता है। आवर्धन क्षमता क्या होता है, पूछा जाता है कि आवर्धन क्षमता क्या है, अगला पॉइंट है। तो आवर्धन क्षमता देखिए होता क्या है, प्रतिबिंब के ऊंचाई या की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, m से छोटा m लिखना है, इसे m से सूचित किया जाता है, इसे m से सूचित किया जाता है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, इसे m से सूचित किया जाता है। लिख लिए सभी लोग, इसे m से सूचित किया जाता है। परीक्षा में पूछा जाएगा तो इतना ही लिखना है, ठीक है। अब आवर्धन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, और पहले फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को देखिए h डैश से सूचित करते हैं, बटा में बिंब की ऊंचाई, इसको क्या से सूचित करते हैं, h से सूचित करते हैं। यानी कि m बराबर क्या होता है, h डैश बटा में h। ये फार्मूला है आवर्धन का। जैसे दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है ना, वैसी आवर्धन का भी फार्मूला होता है। क्या होता है आवर्धन का फार्मूला, h डैश बटा में h होता है। तो h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और h क्या होता है, बिंब की ऊंचाई होता है। आवर्धन का एक और सूत्र है, तो उस सूत्र को भी लिख लेना है। आवर्धन का जो है एक और सूत्र होता है, क्या होता है, m बराबर एक और फॉर्मूला होता है, नीचे लिख देते हैं। दूसरा आवर्धन का दूसरा सूत्र, आवर्धन
दूसरा सूत्र, आवर्धन का दूसरा सूत्र क्या होता है? आवर्धन बराबर m बराबर माइनस बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को क्या से सूचित करते हैं? v से, बटा में बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को क्या से सूचित करते हैं? u से। यानी कि आवर्धन बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? माइनस v बटा में u। दोनों फार्मूला लिखना है। आवर्धन का दो फार्मूला होता है, h डैश बटा में h और दूसरा का होता है v बटा में माइनस v बटा में u, माइनस v बटा में u। यानी कि हम लोग अगर बात करें तो ऐसे हो गया, इसलिए m बराबर का हो गया h डैश बटा में h बराबर माइनस v बटा में u। ये पूरा लिख लीजिए आप लोग, ये सब काम के चीज है। लिख लिए सभी लोग? आवर्धन सूत्र पूछा जाएगा कि आवर्धन सूत्र बताइए, तो आवर्धन सूत्र ई भी होता है और ई भी होता है, ठीक है। आवर्धन सूत्र h डैश बटा में h भी होता है और आवर्धन सूत्र v बटा में माइनस v बटा में u होता है। तो आप दो में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा कि आवर्धन सूत्र क्या है, तो आपको आवर्धन सूत्र ही लिखना है। पूछा जाएगा कि आवर्धन क्षमता क्या है, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं। बताइए परिभाषा रटना होगा? नहीं रटना होगा। देखो यही वाला तो लिखल है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखल है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात, बटा के मतलब अनुपात बताया है ना, तो इसी को, ये जो फॉर्मूला है उसी को यहाँ पर ऐसे भाषा में लिख दिए हैं कुल मिला के कि m बराबर क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के अनुपात। अनुपात का मतलब कि बटा का चिन्ह। तो आपको इसको रटना नहीं है बल्कि समझ के याद करना है कि आवर्धन बराबर क्या होता है। समझ में आ गया सब लोगों को? अब देखिए आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला, बंद नहीं करना है अभी, थोड़ा सा समझो। आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या से सूचित करते हैं? v से। बिंब की दूरी को क्या से सूचित करते हैं? u से। तो माइनस v बटा में u होता है। तो अब देखो जरूरत पर इस सूत्र का उपयोग कहाँ पर होगा? यहाँ पर ये भी एक सूत्र ही है। m बराबर क्या दिया हुआ है? h डैश बटा में h बराबर माइनस v बटा में u। अब देखो कभी कभी होता क्या है, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन रहता है कि यदि प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तब बिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जब वैसे दिया हुआ रहेगा तो यह फॉर्मूला आपको काम करेगा। या फिर आवर्धन का मान दिया हुआ रहेगा, वो कहेगा कि उसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आवर्धन की मान दिया हुआ रहेगा और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको फिर यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला आप लोग को जो है होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन जो है बना के आइएगा, ठीक है। आप लोग जो है होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न देते हैं। आवर्धन के बारे में अभी कल और थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। इससे जो है प्रकृति वगैरह क्लियर होता है, तो थोड़ा सा कल पढ़ लेंगे उसको। क्या है? यदि, लिखिए आप लोग क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा यदि कोई वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा
आवर्धन क्षमता 2 है तो बीम की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। एक और प्रश्न दिया हुआ है आपका, दूसरा का प्रश्न। कोई देखिए, दूसरा का क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है, उसको बना के आना है। दूसरा क्वेश्चन, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। चलिए प्रश्न खोल कर कहिएगा। और इसमें एक और प्रश्न है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों बना के आना है, ठीक है। यहाँ देख लेना पेज नंबर कितना, पेज नंबर है इसमें 188। उदाहरण का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अब जो है कल पढ़ना है।